मेरे छोटे भाई, मैं गलत था। देख, मैं तुझसे बड़ा हूँ। अगर बड़े भाई से कोई गलती हो जाए तो क्या छोटा उसे माफ नहीं कर सकता? क्या इतनी सी गलती के लिए तू मुझे मार ही डालेगा? माफ कर दे मुझे मेरे भाई, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, तेजेंद्र ने डरते हुए कहा। ठीक है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी, पुष्कर ने कुछ देर सोचते हुए कहा। कीमत की बात सुनते ही तेजेंद्र ने कुछ नहीं सोचा और अपने एक आदमी को आवाज लगाई। अरे राजू, यहाँ जल्दी। जी भाई। राजू नाम का आदमी तेजी से दौड़ता हुआ तेजेंद्र के पास आया। अभी अपने पास कितना पैसा पड़ा होगा? तेजेंद्र ने राजू से पूछा। भाई, सब कुछ मिलाकर 4 लाख के आसपास है, राजू ने कहा। जल्दी से मेरा बैंक कार्ड इस भाई को दे दो। तुमने जो उसके दोस्तों को चोटें पहुंचाई हैं, ये उसका हर्जाना है, तेजेंद्र ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा था। राजू ने कार्ड का पिन नंबर बताते हुए पुष्कर के हाथ में दे दिया और फिर तेजेंद्र ने राहत की सांस ली, मगर बात अभी खत्म नहीं हुई थी। पुष्कर ने कार्ड जेब में रखा और कहा, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। तुम्हें कितने समय तक अस्पताल बेड पर पड़े रहना होगा वो तुम्हारे आगे का एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सुनते ही तेजेंद्र की आंखें पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गई और उसने फिर से एक बार नीचे ढलान की ओर देखा। तेजेंद्र अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अगर वो यहाँ से नीचे गिर गया तो उसकी कितनी हड्डियां टूटेंगी। भाई प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए तो मुझे बता दो, भला मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तेजेंद्र ने डरते डरते पुष्कर से कहा। शांत हो जाओ नाग बाबा, ये माफी मांग रहा है, इसे जिंदा छोड़ देते हैं, आप गुस्सा थूक दो, पुष्कर ने दबी आवाज में काले सांप से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन नाग बाबा का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अचानक ही पुष्कर की जोरदार लातें तेजेंद्र की गाड़ी पर बरसने लगी। पास में खड़ा राजू भी ये देखकर शॉक हो गया था कि पैसे लेने के बाद ही ये लड़का तेजेंद्र पहलवान को मारने पर तुला हुआ है। पागलों की तरह पुष्कर तेजेंद्र की गाड़ी पर लातें मारना जा रहा था। इस समय तेजेंद्र की चीखें पूरे हाईवे पर गूंज रही थी। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, अरे कोई तो बचाओ। तभी एक गाड़ियों का काफिला वहां आ पहुंचा और उस काफिले के आगे चलने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर जैसे राजू की जान में जान आ गई। वो मुस्कुराया और भागकर उस गाड़ी के पास गया। माजिद भाई, ये देखो, ये लड़का तेजेंद्र भाई की जान लेने पर तुला हुआ है। हमने इसे पैसे भी दे दिए, मगर ये तेजेंद्र भाई को छोड़ ही नहीं रहा है। राजू भागता हुआ गया और माजिद की गाड़ी से बाहर निकलते ही उससे शिकायती लहजे में बोला। माजिद गाड़ी से बाहर निकला और उसने चारों ओर देखा। उसे देखते ही जैसे तेजेंद्र के सभी आदमियों की जान में जान आ गई थी। उन्हें लगा जैसे उनका भगवान आ गया है और वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लंबा सूट पहने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माजिद चारों ओर घूर कर देख रहा था। क्या कर रहे हो तुम लोग? माजिद ने सभी के हाथों में हथियार देकर राजू से पूछा। माजिद भाई, उस लड़के को देखो, आज इसने हमें जान से मारने की कसम खा ली है, छोड़ ही नहीं रहा है, राजू ने पुष्कर की ओर इशारा करते हुए कहा। माजिद 2 कदम आगे बढ़ा और उसने पुष्कर को ध्यान से देखा और फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारा नाम पुष्कर है? हाँ, पुष्कर ने कहा। माजिद भाई, क्या आप इसे जानते हैं? राजू ने माजिद से पूछा और उसका इतना कहना था कि माजिद ने अपने उल्टे हाथ का झापड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। क्या तुम लोग अंधे हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पुष्कर भाई को हाथ लगाने की? माजिद ने चिल्लाते हुए राजू से कहा। राजू भी थप्पड़ लगते ही सकपका गया था, पर इससे ज्यादा सरप्राइज वो इस बात से था कि माजिद भाई पुष्कर को कैसे जानते हैं, और तो और वो उसे भाई कहकर बुला रहे हैं। हरीश प्रधान शहर का नामी गैंगस्टर था और उसके अंडर में ही माजिद काम करता था, जिसके अंडर में 4-5 जिले आते थे, मगर तेजेंद्र के पास सिर्फ यही हाईवे था जहां सारे। सुनिए अब अपनी पसंदीदा ऑडियो स्टोरीज पर बैठने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था और हमेशा साइड में खड़ा रहता था। पुष्कर भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे चाहे जो सजा दे दो, मगर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजू चिल्लाते हुए पुष्कर के पास भागा, लेकिन पुष्कर ने उसे इग्नोर करते हुए माजिद से पूछा, क्या तुम्हें प्रभाकर महेंद्रू ने भेजा है? हाँ छोटे भाई, मुझे मिस्टर
महेंद्र ने ही आपको लेने के लिए भेजा है। मेरा नाम माजिद है। माजिद ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर अभी आप फ्री हैं तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? माजिद ने पुष्कर से कहा। पुष्कर ने गर्दन हिलाई और माजिद के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया और फिर बिना पीछे देखे वो दोनों गाड़ी में चले गए। तेजेंद्र और उसके आदमी बस देखते ही रह गए। चलो रे, तेजेंद्र भाई को बाहर निकालो, जान बच गई है, राजू ने बाकी आदमियों से कहा और तेजेंद्र को गाड़ी से बाहर निकाल, जो कि अभी भी शौक में था। गाड़ी के अंदर माजिद पुष्कर को घूर घूर कर देख रहा था। वो पुष्कर के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था, मगर पुष्कर चुपचाप गाड़ी के बाहर ही देखता रहा और फिर कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर प्रवेश कर गई। गाड़ी बंगले के अंदर प्रवेश करते ही माजिद की नजर एक लाल गाड़ी पर पड़ी, जो कि अजीब से तरीके से गार्डन में पार्क की गई थी, जिस वजह से गार्डन के कई पौधे उसके नीचे दबकर अपना दम तोड़ चुके थे। अच्छा पुष्कर, मैं अभी 2 मिनट में आया, ये कहते हुए माजिद ने गाड़ी रोकी और उतरकर उस ओर चला गया। पुष्कर ने अपनी घड़ी देखी और कहा, प्लीज जल्दी करिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जी बस कुछ देर, माजिद ने कहा और उसने गाड़ी से उतरते ही कुछ गार्ड्स को बुलाया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। कुछ ही देर में 2 गार्ड्स पुष्कर को लेने आए और उसे अंदर हॉल में ले गए। पुष्कर के सामने चाय और कुछ स्नैक्स लाकर रख दिए गए थे और 2 नौकर उसे कुछ ही दूरी पर खड़े थे। लेकिन पुष्कर हॉल के चारों ओर देख रहा था और हॉल की दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी, जो कि एक कोने में रखा हुआ था और अचानक ही पुष्कर के कदम उस कोने में रखे हुए पत्थर की ओर खींचे चले गए। पुष्कर ने वो पत्थर हाथ से उठाया। ओह, इस पत्थर में तो एक अजीब सी एनर्जी है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकता। पुष्कर के अंदर से आवाज आई। अचानक ही एक म्यूजिक की धुन पुष्कर के कानों में पड़ी और वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। पुष्कर ने देखा कि बाहर एक बहुत ही सुंदर और इनोसेंट सी दिखने वाली लड़की बैठी है और कुछ गुनगुना रही है, जो बहुत ही उदास करने वाला गीत है, जो कि किसी की याद में गुनगुनाया जाता है। अचानक ही उस लड़की को भी एहसास हो गया कि कोई उसे छुप कर देख रहा है, इसलिए उसने भी पलट कर देखा। हल्की सी चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमकने लगा। मेघा जब से उदास थी, जब से उसे उसकी दादी की बीमारी के बारे में पता चला था, इसलिए वो अकेली बैठकर गुनगुना रही थी और अब अचानक ही उसे अपने घर में एक नई शक्ल दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो गई थी। पुष्कर को देखकर मेहिका अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसकी ओर बढ़ी चली गई और पुष्कर के पास जाकर उसने पूछा, क्या तुम्हें इस म्यूजिक की कुछ नॉलेज है? हाँ, थोड़ी बहुत है, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? तो तुमने म्यूजिक की पढ़ाई की है? ये तुमने कहां से सीखा? मेघ ने तपाक से पुष्कर से पूछा। नहीं, मैंने इसकी कोई पढ़ाई नहीं की है, पुष्कर ने कहा। ओह, आई अंडरस्टैंड। अब वैसे तुम पुष्कर हो ना? मेरा नाम मेहिका है, मेहिका ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। मेहिका के दादाजी ने उसे पहले ही पुष्कर के बारे में बता दिया था और उससे कहा था कि पुष्कर के हाथों में कोई जादुई शक्ति है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी एक आवाज आई, जो एक लड़के की थी। वो मेहिका का कजन ब्रदर था और उसने अपने बाल अजीब से कलर से रंगे हुए थे। मुंह में च्युइंगम चबाते हुए वो उसी ओर चला आ रहा था। अरे हर्षद, तुम यहाँ? मेहिका ने उससे कहा। ये लड़का कौन है? ये तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? हर्षद ने पुष्कर की ओर देखकर कहा। इसका नाम पुष्कर है, मेहिका ने हर्षद से कहा। ओह, तो यही है वो जो दादी जी की बीमारी को ठीक करने के लिए बुलाया गया है? अरे, इसके तो दूध के दांत भी अभी नहीं टूटे, ये क्या ही कर पाएगा? हर्षद ने पुष्कर की मजाक उड़ाते हुए कहा। पुष्कर ने हर्षद को कुछ नहीं कहा, बस वो उसकी शक्ल को ध्यान से देखता रहा। तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो हर्षद, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, मेहिका ने हर्षद से कहा। अरे यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई, हर्षद ने जोर से हंसते हुए कहा। पुष्कर ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था कि हर्षद इतने अमीर परिवार से है तो उसमें घमंड होना लाजमी है। उसकी बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ा पागल है, हर्षद के जाते मेहिका ने पुष्कर से कहा। कोई बात नहीं, पुष्कर ने भी मुस्कुराते हुए मेहिका से कहा और इतना कहने पर पुष्कर ने हाथ में लिया हुआ वो पत्थर वापस उसी की जगह पर रख दिया। लेकिन उसे ऐसा करते हुए हर्षद ने देख लिया। अरे, तुमने ये पत्थर अपनी जगह से क्यों उठाया? क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी घर पर जाकर
वहां रखी हुई चीजों को नहीं छिड़ा करते? हर्षद ने चिल्लाते हुए कहा। अब बहुत हुआ हर्षद, तुम जाओ यहाँ से और दादी का ख्याल रखो। मेघा ने हर्षद को डांटते हुए कहा। हेलो मिस्टर पुष्कर, तुम्हें इंतजार कराने के लिए सॉरी ब्रदर। तभी एक आदमी उसी ओर चलता हुआ आया और उसने पुष्कर से आकर कहा, मेरा ही नाम प्रभाकर महेंद्रू है, मैंने ही तुम्हें यहाँ आने के लिए फोन किया था। पुष्कर ने देखा कि जैसे ही प्रभाकर आया था तो हर्षद भी चुपके से एक कोने में खड़ा हो गया था और मेघा भी पुष्कर से 2 कदम पीछे हट गई थी। पापा, मेघा ने कहा, पेशेंट कहाँ है, मुझे उनके पास लेकर चलिए। पुष्कर ने मेघा की बात को बीच में ही काटते हुए प्रभाकर से कहा, ओह, तुम्हारे अंदर सचमुच एक डॉक्टर का दिल है जो हमेशा पेशेंट के बारे में ही सोचता है। चलिए चलिए, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ, प्रभाकर ने कहा। मेघा ने सोचा था कि उसके पापा के आते ही पुष्कर हर्षद की शिकायत उनसे जरूर करेगा, मगर पुष्कर ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो चुपचाप प्रभाकर के पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते पुष्कर एक बरामदे में पहुंचा जहां उसने महसूस किया कि बहुत तेज ताजे खून की महक आ रही थी। ये महक खून की उल्टी की नहीं थी, बल्कि ताजे खून की थी। कुछ ही देर में पुष्कर उस कमरे में पहुंच गया जहां मिस्टर आनंद महेंद्रू अपनी बीवी के पास बैठे हुए थे। अरे, ये बच्चा कौन है? क्या यही है जिसके बारे में मिस्टर प्रभाकर बात कर रहे थे? इसकी तो अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई है। क्या मिसेस महेंद्रू को ठीक कर पाएगा? मिसेस महेंद्रू के पास ही मौजूद 2 नर्स ने पुष्कर को देखते ही कहा। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि प्रभाकर एक बच्चे को वहां लेकर आ जाएगा। वहां और भी कई डॉक्टर्स और वैद्य मौजूद थे जो बाहर वेट कर रहे थे। पुष्कर को भी उनके साथ ही ले जाकर बैठा दिया गया। उनमें से कोई भी पुष्कर को देखकर उससे बात नहीं कर रहा था। क्या पुष्कर मेहिका की दादी को ठीक कर पाएगा? क्या था उस पत्थर में जो पुष्कर ने देखा था? जानने के लिए सुनते रहिए। आगे का एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड कमेंट करो। जहर दिया गया है, एक वैद्य ने मिसेस महेंद्रू की नब्ज देखते हुए कहा। लगभग 1 दर्जन लोग उस समय उस कमरे में खड़े हुए थे। माजिद के साथ साथ मेघा और हर्षद भी मौजूद थे जो कि अभी अभी आए थे। मुझे नहीं पता कि मुझे किसने जहर दिया है, मिसेस महेंद्रू ने धीमी आवाज में कहा। जहां तक मेरा अनुमान है, ये सचमुच जहर है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। क्या ऐसा कोई आदमी है जिसके ऊपर आप लोगों को शक हो? वैद्य नारंग ने प्रभाकर की ओर देखते हुए कहा। मैंने अपने आदमियों को इस काम पर लगाया है, मगर अभी तक कोई खोज खबर नहीं मिली है। लेकिन क्या ये ठीक नहीं हो सकती? कोई तो दवाई होगी, प्रभाकर ने कहा। ठीक तो हो सकती है, लेकिन इसकी दवाई बहुत ही महंगी होती है क्योंकि वो किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाई जाती, बल्कि गौंड कबीले के लोग कुछ खतरनाक सांपों को पकड़कर उनका जहर निकालते हैं और उनसे ही बनाते हैं, वैद्य नारंग ने कहा। वैद्य जी, आपको पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इनका इलाज कीजिए, प्रभाकर ने कहा। ठीक है, तो आप भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उस दवाई का इंतजाम करता हूं, नारंग ने कहा। उस वैद्य ने तभी अपने असिस्टेंट को बुलाया और उसे कुछ कहते हुए उसे एक दवाइयों का डब्बा मंगवाया। लेकिन जैसे वो असिस्टेंट दवाइयों का वो डब्बा लेकर कमरे में पहुंचा तो तभी एक लड़की उड़ती हुई तेजी से अंदर आई और उसने उन दवाइयों पर जोर से लात मारकर उन्हें नीचे धकेल दिया। तुम्हें इस औरत की जान बचाने से पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी, उस लड़की ने घुर्राते हुए कहा। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और उसके चमकदार बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे। वो इतनी गुस्से में थी कि लगातार उस दवाइयों के डिब्बे पर लात मार दी जा रही थी और घुर्राते हुए मिसेस महेंद्रू की ओर ही देख रही थी। इस समय उस कमरे में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंक कर उसी की ओर देख रहे थे। इरा, ये क्या हो गया है तुम्हें? मिस्टर आनंद महेंद्रू जोर से चिल्लाए। तुम अपनी हद पार कर चुकी हो लड़की, ये कहते हुए माजिद आगे बढ़ा और उसने इरा की कलाई पकड़ ली। लेकिन इससे पहले कि माजिद इरा की कलाई पकड़कर उसे पीछे खींचता, इरा ने तेजी से किक घुमाई जो सीधा जाकर माजिद की छाती में लगी और माजिद हवा में सूखे पत्ते की तरह उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। सभी लोग बुरी तरह से चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे थे क्योंकि माजिद बहुत ही मजबूत आदमी था और उसकी ऐसी हालत देखकर सभी डर के मारे कांपने लगे थे। ये इरा नहीं हो सकती, ये जरूर कोई छलावा है, पकड़ो इसे, प्रभाकर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। माजिद तेजी से खड़ा हुआ और इरा की ओर लपका, लेकिन इरा ने अपना पैर पीछे हटाया और माजिद को धोबी पछाड़ देते हुए उसकी कलाई की हड्डी चटका दी। उसी समय 2 और बॉडीगार्ड इरा की ओर लपके। उनमें से एक के हाथ में खंजर था जबकि दूसरे के हाथ में गन थी, लेकिन इरा जैसे पहले ही तैयार थी।
वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ी और कलाबाजी खाते हुए उन दोनों बॉडीगार्ड पर टूट पड़ी। गोलियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। सभी लोग इतने डर गए थे कि गोलियों की आवाज सुनकर अपने अपने सर पकड़कर जहां थे वहीं बैठ गए और कुछ तो रोने भी लगे। तभी अचानक से रोशनी की तेज किरण इरा के पहने हुए ग्लासेस से निकली और सीधे गोली चलाने वाले गार्ड के माथे में जा घुसी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर उन्होंने देखा कि दोनों गार्ड अब जमीन पर गिर चुके और लाश में बदल चुके। अरे कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? आनंद महेंद्रू ने चिल्लाकर पूछा। मुझे सिर्फ इस बूढ़ी औरत को मारने के पैसे मिले और अगर कोई और बीच में आता है तो फिर वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा, इरा ने चिल्लाते हुए कहा। ये नाजुक सी लड़की मेरे सामने इतनी हिम्मत कर पाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अचानक ही वैद नारंग ने अपने शरीर पर ओढ़ा हुआ चोला उतार कर फेंक दिया और तनकर खड़े हो गए। इसी समय महेंद्रू फैमिली के सभी लोगों को भी समझ में आ गया कि जिसे वो सिर्फ अभी एक वैद समझ रहे थे, वो तो एक गोंड कबीले का फाइटर निकला। वैद नारंग, अगर आज आप हमें इस लड़की से बचा लेते हैं तो मैं आपको पैसों में तोल दूंगा, आनंद महेंद्रू ने चिल्लाते हुए कहा। वैद नारंग गोंड कबीला से थे और किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए उन्होंने बचपन से ही ट्रेनिंग ली थी। उनके कबीले में जंगली जानवर के साथ साथ कबीले पर हमला करने वालों से बचने के लिए भी लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस समय मिस्टर आनंद महेंद्रू अपने सभी आदमियों को बाहर भेजने के कारण पछता रहे थे। उन्होंने अपने ज्यादातर आदमियों को अपने दुश्मनों का पता लगाने के लिए भेज दिया था ताकि किसने मिसेस महेंद्रू को जहर दिया उसका पता लगाया जा सके। ये लड़की सिर्फ एक चींटी है, इसके लिए तो मुझे अपने हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो मेरा शागिर्द ही काफी, नरेंद्र। और इतना कहकर वैद नारंग ने अपने साथ आए अपने असिस्टेंट की ओर इशारा किया। जी गुरुजी। पुष्कर के बगल में खड़े उस लड़के ने इशारा पाते ही सिर झुकाकर वैद नारंग की बात मान ली। तुमने हमें तुम पर हमला करने पर मजबूर कर दिया है, अभी भी मौका है, माफी मांग लो और यहाँ से चली जाओ। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारे औरत होने की भी शर्म नहीं की, नरेंद्र ने इरा से कहा। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है चिरकुट, जल्दी से आगे बढ़, इरा ने कहा। नरेंद्र दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और हवा में उछलता हुआ अपनी किक से इरा पर हमला करने वाला था, मगर इरा एक और मुड़ी और उसने जोरदार किक नरेंद्र के जबड़े पर जड़ दी। किक इतनी जोरदार थी कि नरेंद्र के कई दांत जमीन पर आ गिरे और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। ओह, इसके अंदर तो बहुत ताकत है, वैद नारंग ने कहा। तुमने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, मगर ये मत समझना तुम ये करके यहाँ से बच जाओगे। अब मेरे हमले से बचकर दिखाओ। वैद नारंग ने इरा को ललकारा और आगे बढ़ गए। गुस्से में वैद नारंग की गर्दन की नसें फूल गई थी और उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वैद नारंग गुस्से में एक बैल की तरह इरा की ओर दौड़ पड़े थे। वहीं इरा भी बिल्कुल नहीं घबराई और वो भी वैद नारंग की ओर लपक पड़ी। दोनों एक मजबूत फाइटर की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे और उनकी इस फाइट को देखकर कमरे में मौजूद सभी की रूह कांप गई थी। वैद नारंग पूरी जान लगाकर इरा पर हमला करते थे, वहीं इरा उनके वार से खुद को बचाती भी थी और पलटकर वार करना भी नहीं चूक रही थी। फिर वो दोनों लड़ते हुए दीवार के पास पहुंच गए और अचानक ही इरा ने हवा में कलाबाजी खाते हुए वैद नारंग पर अपनी किक लहराई। वैद नारंग 2 कदम पीछे हटे और इरा के पैर को पकड़कर उन्होंने इरा को दीवार पर पटक कर दे मारा। मगर ये क्या, इरा को तो कोई खास चोट नहीं लगी, उल्टा दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? इरा ने जमीन पर पैर रखते ही वैद नारंग से कहा। चिंता मत करो, मैंने भी अभी हार नहीं मानी है, कब तक तुम मेरे सामने टिक पाओगी? वैद नारंग ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी इरा ने तेजी से अपने बालों से हेयर पिन निकाली और जल्दी से आगे बढ़ते हुए वैद नारंग के कंधे पे घोंप दी। वैद नारंग के मुंह से तेज चीख निकल गई और इसी के साथ वो 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने इरा के इस हमले की कल्पना भी नहीं की थी। वैद नारंग के चेहरे का रंग बदल चुका था, वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे। उन्होंने दर्द में खींचते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस लड़ाई को सिर्फ एक हेयर पिन की वजह से हार जाऊंगा। उनकी जान कोई भी नहीं बचा पाएगा। इरा ने नजरें घुमाकर देखा कि कुछ डॉक्टर्स टेबल के नीचे छुपे हुए हैं और उसके बाद उसकी नजर सीधे कोने में खड़े हुए पुष्कर पर पड़ी, जिसे देखते ही वो सन्न रह गई और पुष्कर की ओर ही देखती रही। अगर तुम सुपारी किलर हो तो मुझे बताओ, हमारे दुश्मनों ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें उनसे कई गुना ज्यादा पैसा दूंगा, आनंद महेंद्रू ने इरा से कहा।
हाँ, तुम हमारे परिवार की ताकत और शोहरत के बारे में जानती नहीं हो। हम चाहे तो इस शहर को भी खरीद सकते हैं, इसलिए हमारे इतने सारे दुश्मन हैं। तुम जल्दी से अपनी कीमत बोलो, वरना ये भी ध्यान रखना कि तुम यहाँ से बचकर कभी नहीं जा पाओगे। चाहे तुम जो कोई भी हो, हम तुम्हें खत्म कर ही देंगे। प्रभाकर ने भी अपने पिता का साथ देते हुए कहा। प्रभाकर ने इतना कहा ही था कि इरा ने तेजी से अपने पॉकेट से एक चाकू निकालकर प्रभाकर की ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर प्रभाकर के कंधे में गड़ गया। किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे मार सके? जरा लाओ तो उसे मेरे सामने, मैं भी तो देखूं। नहीं मारेगी ना? कोने में छुपे हुए हर्षद ने दबी हुई आवाज में रोती हुई मेघा से कहा। नहीं प्लीज, मेरी दादी को मत मारो। अचानक ही मेघा तेज आवाज में चिल्लाई। मेघा की दादी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पूरे महेंद्र परिवार में एक वो ही थी जो हमेशा मेघा की बात सुनती थी और उसकी सारी जिद पूरी करती थी। उसके दादाजी भी बूढ़े हो गए थे और उसके पिता हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। और रही बात मेघा की माँ की, तो वो तो उसकी सौतेली माँ थी, इसलिए मेघा को अपनी दादी से बहुत प्यार था। इरा ने मेघा की ओर देखा और गुस्से में खींचते हुए कहा, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी दादी से पहले तुम्हारी जान ले लूंगी, समझी? सबकी सांसें सूख गई थी। सब इरा की ओर घूर कर देख रहे थे। महेंद्र परिवार शहर में सबसे ताकतवर परिवार था, मगर आज वो अपने परिवार के ही सबसे महत्वपूर्ण सदस्य को नहीं बचा पा रहे थे। हमारे इतने सारे बॉडीगार्ड इस बिल्डिंग के बाहर तैनात हैं। आगे का एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, लाइक करो। मगर वो सभी अंदर क्यों नहीं आ पा रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे सभी लोग कहाँ गए? प्रभाकर ने दर्द में बिलबिलाते हुए माजिद की ओर देखकर कहा, जो कि खुद बदहवास सा पड़ा हुआ था। इरा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मिसेस महेंद्रू के बेड की ओर बढ़ रही थी और उधर मिस्टर आनंद महेंद्रू की आंखों में तेज तेज आंसू उनके गालों पर आ गए थे। प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो कोई भी हो, मैं अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। मैं अपने जीते जी इसे ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता। मिस्टर आनंद महेंद्रू ने इरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन इरा को शायद कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था, या फिर वो सब कुछ अनसुना करके जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से जाना चाहती थी। अब बस 4 कदम और फिर मिसेस महेंद्रू की जान खत्म होने वाली थी। मिसेस महेंद्रू ने भी बढ़ती मौत को अपनी ओर आते देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और भगवान के नाम का जाप शुरू कर दिया था। ये मेरी पेशेंट है, तुम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। जान लेने की बात तो बहुत दूर की है। तभी इरा के कानों में एक आवाज पड़ी जो बेहद भारी और डरावनी थी। ये और कोई नहीं, पुष्कर के ही शब्द थे, जो उसके मुंह से तो निकले थे मगर उसके नहीं थे। पुष्कर की आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी बाजुएं सख्त थी। तुम्हें वापस जाना होगा, वरना तुम्हारा काल नजदीक है, फिर से पुष्कर ने कहा। सभी के सभी शॉक हो गए थे, क्योंकि अभी अभी इरा ने सभी को पछाड़ दिया था और अब ये बच्चा उसे चेतावनी दे रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुष्कर ऐसा क्यों कर रहा है। कौन थी इरा? क्या पुष्कर मिसेस महेंद्रू की जान बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे का एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आगे का एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आगे का एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो।